Good morning, student. In this video lecture, we are starting the new chapter, that is mineral nutrition. All we know that minerals are the inorganic element which are necessarily required for normal growth and development of the organism. There are some common thing which is required by all organism, and these are the मैक्रोमोलिक्यूल्स। हम लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म चाहे किसी भी टाइप का हो, प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ हो या यूकैरियोटिक सेल से बना हो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए अपने अंदर मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और मेटाबॉलिज्म किन चीजों का होता है? मेटाबॉलिज्म या तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस रहेगा यानी कैटाबॉलिज्म, या तो फिर कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस रहेगा मतलब एनाबॉलिज्म। इन दोनों को मिलाकर ही हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो जो बड़ी चीजें होती है उनका डिस्ट्रक्शन होने के बाद छोटी चीजों में कन्वर्ट होते हैं, और कुछ छोटे कंपाउंड्स होते हैं जो कंबाइन होने के बाद बड़े कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो बड़े कंपाउंड हैं उन्हें कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। सो एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, मोर स्पेसिफिकली पॉलीसैकेराइड, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में अलग अलग टाइप्स होती है ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड मोर कॉम्प्लेक्स आर पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड्स को हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेंशन करते हैं। सेकंड इज प्रोटीन, दिस इज आल्सो अ मैक्रोमोलिक्यूल। देन फैट। So these are the three types of macromolecule which are required for all the living beings for their metabolic processes, and metabolism is necessary for living state. Okay, now next, water is also necessary for a living organism, and along with water the next important thing is minerals. ये minerals पर हमको ज्यादा फोकस करना है। बोर्ड के ऊपर मैं जितने कंपोनेंट के नाम लिखा हूं, ये सभी के सभी कंपोनेंट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, लिविंग स्टेट में रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करेंगे मिनरल्स पर, और ऑर्गेनिज्म भी हम कोई एक कैटेगरी का ही यहां पे सिलेक्ट करने वाले हैं, वो कैटेगरी है प्लांट। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर we are focusing on the inorganic plant nutrition. Inorganic plant nutrition. ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स हैं, ये तो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। These are called as organic nutrition in the plant body, but we are dealing with inorganic nutrition in the plant body. Inorganic एलिमेंट्स ज्यादातर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर। रूट इन मिनरल्स को अपने अंदर वाटर के साथ साथ एब्जॉर्व करती हैं। इसलिए एब्जॉर्व करती हैं क्योंकि इन मिनरल्स की जरूरत लीफ को होती है, बिकॉज लीफ इज अ मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव पार्ट। फिर जाइलम के थ्रू जिस तरह वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, वाटर में ही डिसॉल्व होकर के ये सारे मिनरल्स भी लीफ तक के पहुंचते हैं। लीफ इन मिनरल्स को अपने अंदर विड्रॉ कर लेगा, मीजोफिल सेल्स को देगा, और मीजोफिल सेल फिर अपने साइटोप्लाज्म में या अपने ऑर्गेनेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। सो इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है। दूसरी चीज ये कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कौन से एलिमेंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। जमीन में अप्रोक्सीमेटली 105 एलिमेंट्स आज तक के डिस्कवर किए गए हैं। उनमें से सबके सब एलिमेंट्स प्लांट के अंदर नहीं जाते हैं, और जितने भी प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं उनमें से भी सिर्फ कुछ एलिमेंट प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ के लिए नेसेसरी हैं।
उन नेसेसरी एलिमेंट को इसेंशियल एलिमेंट नाम दिया जाएगा, एंड दीज इसेंशियल एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज इसेंशियल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ओके, फिर इस चैप्टर में हमको स्टडी करना है रोल ऑफ न्यूट्रिएंट। यहां पे जो मैं न्यूट्रिएंट नाम लिख रहा हूं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ओनली इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द चैप्टर। ओके, तो रोल का मतलब, अब फॉर एग्जांपल लीफ तक के मैग्नीशियम पहुंच चुका है, ये मैग्नीशियम का काम क्या है लीफ में, वो हमको स्टडी करना है। अभी तो हम सब लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ काइट लाइक स्ट्रक्चर, पतंग की तरह स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस, एंड द सेंट्रल मोस्ट एलिमेंट इन द पोर्फायरिन हेड इज मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम ना हो तो क्लोरोफिल का हेड नहीं बन सकता है। ओके, तो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब एलिमेंट जो भी प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक एक करके सभी एलिमेंट का हमको रोल स्टडी करना है। नेक्स्ट थिंग, अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट प्लांट में अब्सॉर्ब नहीं हो पाया, एग्जांपल प्लांट में मैग्नीशियम चाहिए क्लोरोफिल के कंस्ट्रक्शन के लिए, पर मैग्नीशियम प्लांट में ने अब्सॉर्ब नहीं किया, ओके, तो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये डेफिशिएंसी किस तरह से पता चलेगी? मॉर्फोलॉजिकली, यानी प्लांट को देखते बराबर आप किस तरह पता कर सकते हैं कि सर इसमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी नजर आ रही है? तो दीज आर कॉल्ड एज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ओके। इसी के अगेंस्ट में अगर कोई एलिमेंट प्लांट बॉडी में जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो एलिमेंट प्लांट में पॉइजनिटी कॉज करेगा, जिसे कहते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ एलिमेंट। फिर इस चैप्टर में अलग अलग मतलब दो पार्ट और है। एक है मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी रूट इनऑर्गेनिक एलिमेंट को किस तरह से एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, उसे कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एब्सॉर्प्शन। एंड लास्ट पार्ट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इतने सब टाइटल्स पे हमारा चैप्टर डिपेंड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मिनरल्स का इंपॉर्टेंस देखने के लिए। कौन से मिनरल्स प्लांट के लिए नेसेसरी हैं, कितनी क्वांटिटी में वो मिनरल्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट को कौन सी बीमारी हो सकती है, मिनरल की टॉक्सिसिटी की वजह से प्लांट में कौन से टॉक्सिक सिम्टम्स आएंगे, इन सब बातों को जानने के लिए 1860 में एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। उस साइंटिस्ट का नाम था जेवी सेच। उसके एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखिएगा, हाइड्रोपोनिक एक्सपेरिमेंट। ओके, तो क्या होता है हाइड्रोपोनिक एक्सपेरिमेंट, वो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। जेवी सेच एक प्लांट को, ध्यान से सुनिएगा, एक प्लांट को सॉइल से निकाल लेता है, रूट सहित निकाल लेता है, उसको अच्छी तरह वॉश करता है, मिट्टी वगैरह पूरी निकालने के बाद में अब इस रूटेड प्लांट को, जो बहुत ही छोटा है, अभी फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ, उस छोटे से रूटेड प्लांट को जेवी सेच एक ऐसे सॉल्यूशन में रख देता है जिसमें सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट ऐड किए गए, जो सॉइल में है वही इनऑर्गेनिक एलिमेंट सॉल्यूशन में मिक्स कर दिए गए। इस प्लांट का रूट इमर्स कर दिया गया और चारों तरफ से प्लांट को सपोर्ट दे दिया गया ताकि प्लांट गिरे ना वाटर के अंदर। ओके, सो रूट आर इमर्स इन अ सॉल्यूशन। फिर धीरे धीरे करके जेवी सेच ऑब्जर्व करते जाते हैं कि भाई प्लांट अपनी रूट से सॉल्यूशन में से सभी एलिमेंट को धीरे 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 करके एब्जॉर्व करता है। अब ये एलिमेंट दिखाई तो नहीं देते कि भाई रूट एब्जॉर्व कर रही है, ये रूट के अंदर एलिमेंट जा रहा है, अंदाजा लगाना पड़ेगा।
इस बात पे से कि प्लांट की ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो जेविस एच ने देखा कि धीरे धीरे करके 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, प्लांट धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्लांट मैच्योर हो गया। मैच्योर हो गया मतलब उस प्लांट के ऊपर फ्लावर डेवलप हो गए हैं। तो इस बात को जान करके जेविस एच ने अपने कंक्लूजन ड्रॉ किया। वो कंक्लूजन ये था कि प्लांट कुड बी ग्रोन अप टू मैच्योरिटी। प्लांट कुड बी ग्रोन अप टू मैच्योरिटी, यानी प्लांट को आप मैच्योरिटी तक के ग्रो कर सकते हैं। मैच्योरिटी का मतलब याद रखिएगा बच्चों, फ्लावर का डेवलप होना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका प्लांट मैच्योर हो गया। फर्स्ट टाइम फ्लावर का डेवलप होना। फ्लावर डेवलप नहीं हुआ तो आपका प्लांट वेजिटेटिव फेज में है। फ्लावर डेवलप हो गया मतलब अब रिप्रोडक्टिव फेज में गया। ओके, सो प्लांट कुड बी ग्रो अप टू मैच्योरिटी, मींस अप टू, यहां पे मैं मेंशन कर ही देता हूं, फ्लावरिंग, एंड दिस प्लांट इज ग्रोन इन द सॉल्यूशन in absence of soil. So this plant can be grown up to maturity in complete absence of soil. Okay, तो सॉइल में मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचा प्लांट, क्योंकि सॉइल से तो निकाल लिया गया था ना, रूट को इमर्स कर दिया गया था सॉल्यूशन में। उस सॉल्यूशन को कहते हैं डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। defined nutrient solution। सॉल्यूशन तो आप लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। ये सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले आपको प्यूरिफाइड वाटर लेना पड़ेगा। इस प्यूरिफाइड वाटर में आपको इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऐड करना है या इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऐड करना है। जैसे प्योर वाटर में आपने मैग्नीशियम ऐड किया, आयरन ऐड किया, कैल्शियम ऐड किया, तो ये मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम कौन है? सॉल्यूट है। सॉल्वेंट में जाने के बाद ये क्या तैयार करेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट आपने ऐड किया, ये सॉल्यूट कौन है बच्चों? न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि ये सॉल्यूट प्लांट में जाएंगे और प्लांट में मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेंगे। डिफाइंड का मतलब होता है नोन। नोन मतलब आप जिन एलिमेंट्स को वाटर में ऐड कर रहे हैं, आपको वो एलिमेंट तो पता ही रहेगा कि भाई मैं कैल्शियम ऐड कर रहा हूं, मैं मैग्नीशियम ऐड कर रहा हूं, मैं कार्बन ऐड कर रहा हूं, तो ये और कितना ऐड कर रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई मैग्नीशियम तो ऐड किया, पर कितनी क्वांटिटी में। क्वांटिटी को क्या कहा जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन। ये बात भी ध्यान में रखना है। आयरन कितने कॉन्सेंट्रेशन में ऐड किया, कैल्शियम कितने कॉन्सेंट्रेशन में ऐड किया, पोटेशियम कितने कॉन्सेंट्रेशन में ऐड किया। सो दिस आर ऑल नोन थिंग। देयरफॉर द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, इस डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को एरेशन जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर ही देता हूं। ये एक पॉट है, ये एक बकेट है। इस बकेट में आप सबसे पहले प्यूरिफाइड वाटर लेंगे। ओके, प्यूरिफाइड वाटर में आपने ऐड किया इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अब कई मर्तबा ऐसा हो जाता है कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट बॉटम में जाकर के सेटल हो जाते हैं, और जब आप प्लांट को यहां पर ऐड करेंगे, प्लांट के रूट सिस्टम को इमर्स करेंगे, तो रूट डीप तक के तो नहीं जाएगी। येलो पेन से प्लांट बॉडी ड्रॉ करते हैं, रूट सिर्फ यहां तक रहेगी। देखिए बच्चों, इस डायग्राम के अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट जब आपने ऐड किया तो ये एलिमेंट किधर डिपॉजिट हो गए? बॉटम में। लेकिन क्या रूट बॉटम तक पहुंच रही है? ऑफ कोर्स नहीं पहुंच रही है। रूट एक पर्टिकुलर लेवल तक है और वहीं पर अगर न्यूट्रिएंट रहेंगे तो रूट एब्जॉर्ब करेगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्टिक लेना पड़ेगा, एक लकड़ी या फिर रॉड। उस रॉड से कंटिन्यूअसली शेक करते जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये न्यूट्रिएंट्स
वाटर में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। सो एरेशन इज नेसेसरी। एंड सेकंड पर्पस, एरेशन के दो पर्पस है। फर्स्ट, मिक्सिंग ऑफ solute in the solvent, and second is availability of oxygen, availability of oxygen। रूट जब एक्टिवली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्व करेगी, देखिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट नाम के चैप्टर में हमने देखा कि रूट कुछ एलिमेंट्स को पैसिवली एब्जॉर्व करती हैं और कुछ एलिमेंट को एक्टिवली एब्जॉर्व करती है। यहां पर भी आपके बकेट में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनको रूट एक्टिवली एब्जॉर्व करेगी, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए रूट को एनर्जी खर्चनी पड़ेगी, एटीपी एक्सपेंस करना पड़ेगा। और एनर्जी कब आती है? जब एरोबिक रेस्पिरेशन रहेगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। इसीलिए रूट को ऑक्सीजन मिले, हमको एरेशन करना पड़ेगा, मतलब इसको अच्छी तरह से शेक करते जाना पड़ेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों, दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज हाइड्रोपोनिक एक्सपेरिमेंट। किसने परफॉर्म किया, किस तरह परफॉर्म किया, उसका कंक्लूजन लाइन क्या है, ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जेवीएसएच के इस हाइड्रोपोनिक एक्सपेरिमेंट के बाद कई साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट किए और प्यूरिफाइड तरीके से रिपीट किए। किसी ने अपने एक्सपेरिमेंट में जानबूझ के मैग्नीशियम ऐड नहीं किया ताकि मैग्नीशियम की कमी का एहसास प्लांट को हो और हमको उस प्लांट में मैग्नीशियम के डेफिशिएंसी सिम्टम नजर आए। किसी ने क्या किया कि कैल्शियम को ओवर एक्सेस अमाउंट में डाल दिया, यानी जितना कैल्शियम चाहिए उससे कई ज्यादा, ताकि कैल्शियम की टॉक्सिसिटी हमें पता चल जाए। कुछ साइंटिस्ट लोग ऐसे थे जिन्होंने रिप्लेसमेंट के एलिमेंट का, मतलब नाइट्रोजन ना डाल के नाइट्रोजन की जगह पोटेशियम डाल दिया, ताकि यह पता चले कि भाई नाइट्रोजन पोटेशियम से रिप्लेसिएबल है या रिप्लेसिएबल नहीं है। तो ऐसे कई मर्तबा सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, एंड आफ्टर series of the same type of experiment, that is hydroponic experiment. So after the series of hydroponic experiment, which things are known, क्या क्या चीजें पता चली? पता चला कि टाइप ऑफ इसेंशियल एलिमेंट, प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन से एलिमेंट जरूरी हैं। पता चला कि उन एलिमेंट के डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फिर पता चला कि उन एलिमेंट्स का प्लांट में रोल क्या होता है, रोल ऑफ एलिमेंट। जो मैंने पहली स्लाइड में यहां पे लिखा था वो सिलेबस के पॉइंट्स थे, और वही सारी चीजें यहां पे लिख रहा हूं, लेकिन एक अलग एंगल के साथ में। ये सारी चीजें हमारा कंक्लूजन है, रिजल्ट है, जो हाइड्रोपोनिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद पता चला। एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी सिम्टम्स पता की गई, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स ऑफ एलिमेंट। ओके, सो दीज आर द रिजल्ट एंड कंक्लूजन विच आर डिटरमाइंड बाय द साइंटिस्ट आफ्टर परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द टाइटल हाइड्रोपोनिक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द सॉइल अप्रोक्सीमेटली 105 इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स 105 are so far discovered, out of which more than 60 elements absorbed by the plant, absorbed by plant। ये एक जनरल डिस्कशन है, हर प्लांट के लिए नहीं है, लेकिन जिन प्लांट को चेक किया गया था उस समय, तो साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि प्लांट ने सॉइल से मोर देन 60 एलिमेंट अपने अंदर एब्जॉर्व किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये सबके सब एलिमेंट जिनको प्लांट ने अपने अंदर एब्जॉर्व किया, क्या ये 60 एलिमेंट
प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी हैं, नेसेसरी हैं? क्या इनमें से एक भी एलिमेंट अगर प्लांट एब्जॉर्ब ना करे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी? प्लांट की ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ेगा? फ्लावरिंग पे कोई फर्क पड़ेगा? फ्रूट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? तो फिर और चेक करके पता लगाया गया कि नहीं भाई, 60 नहीं बल्कि 17 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। उन्हें कहा जाता है 17 इसेंशियल एलिमेंट्स। ओके, देखिए हाइड्रोपोनिक टेक्निक जो इसके पहले हमने देखा, उस मेथड से कमर्शियली इंपॉर्टेंट वेजिटेबल भी तैयार किए गए हैं। कमर्शियली इंपॉर्टेंट वेजिटेबल, फॉर एग्जाम्पल लेट्यूस, सीडलेस कुकुम्बर, टोमेटो एंड सो ऑन। लेकिन ये 3 नाम सिलेबस में दिए हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि कौन से वेजिटेबल कमर्शियली इंपॉर्टेंट है जिनको हाइड्रोपोनिक से डेवलप किया गया। लेट्यूस, सीडलेस कुकुम्बर एंड टोमेटोज आर डेवलप्ड थ्रू द हाइड्रोपोनिक टेक्निक। वापस आ जाइए हमारे रनिंग टॉपिक की तरफ, ये पॉइंट रह गया था इसलिए मैं इसको रोक करके पहले बता दिया हूं। तो आउट ऑफ 105 इनऑर्गेनिक एलिमेंट सो फार डिस्कवर्ड, more than 60 element absorbed by the plant, but all these 60 element are not necessary because some element are non essential। ये 60 में से कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट ने अपने अंदर गोल्ड एब्जॉर्व कर लिया। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं हायर ट्रीज जो अपने अंदर सेलेनियम एब्जॉर्व करते हैं। मैं यहां पर आपको एक एडिशनल पॉइंट बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए, इसके हट करके पॉइंट है थोड़ा। हम लोग जानते हैं कि सेल के साइटोप्लाज्म में 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लेकिन 1995 में बॉक, BOCK, बॉक नाम के साइंटिस्ट ने 21st अमाइनो एसिड भी डिस्कवर किया था जिसका नाम था सेलेनोसिस्टीन। ये यहां पे लिख देता हूं, सेलेनोसिस्टीन। फिर उस वक्त एक गड़बड़ हो गई, उस वक्त साइंटिस्ट लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई 20 अमाइनो एसिड या 21 अमाइनो एसिड, क्योंकि बॉक ने एक और डिस्कवर कर लिया। तो बॉक ने बताया कि जी नहीं, अमाइनो एसिड 20 ही है, लेकिन ये जो 21st अमाइनो एसिड है सिर्फ उन सेल्स में पाया जाएगा जिनमें सेलेनियम की क्वांटिटी ज्यादा है, और सेलेनियम एलिमेंट हायर ट्रीज ही अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं, जैसा नीम का दरख्त हो गया, पीपल का दरख्त हो गया, बरगद का दरख्त हो गया, जामुन का दरख्त हो गया। इन हायर ट्रीज में सेलेनियम की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से सेलेनोसिस्टीन अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट रहेगा। ओके, चलिए वापस आ जाइए। तो 60 एलिमेंट में से कुछ नॉन इसेंशियल एलिमेंट है, गैर जरूरी एलिमेंट है, लेकिन फिर भी प्लांट ने अपने अंदर एब्जॉर्व कर लिया। रूट से आ ही रहे तो चलो भाई अपन भी एब्जॉर्व कर लो, लेकिन ये एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है। कुछ प्लांट न्यूक्लियर टेस्टिंग रीजन में डेवलप हुए, न्यूक्लियर टेस्टिंग रीजन और न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट, जहां पर न्यूक्लियर वीपन्स का टेस्टिंग होता है। एग्जांपल, आपने एक एटॉम बम बनाया, उस एटॉम बम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट है स्ट्रोंशियम। आपने वो एटॉम बम काम करता है या काम नहीं करता है, सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। अगर फॉर एग्जांपल वार होती है, आप किसी दुश्मन कंट्री के ऊपर वो बम से अटैक करते हैं, वहां पे जाके वो बम फुस हो गया, तो कोई काम की बात है नहीं। इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि आपका बनाया हुआ एटॉमिक बम रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्ट्रोंशियम से जो बना हुआ है वो सक्सेसफुली साबित होता है या नहीं। तो एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा बेयर एरिया होता है, बंजर लैंड होती है, उसके ऊपर वो बम चेक करते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट। अब आपने बहुत सारे बम वहां पर टेस्ट किया है,
रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम सॉइल के पार्टिकल के साथ कंबाइन हो गया, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम भी रह रहे, और उस साइट के ऊपर डेवलप हो गया आपका प्लांट। ओके, तो प्लांट क्या करेगा कि उस सॉइल में से कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन सल्फर के साथ साथ रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम भी एब्जॉर्ब कर लेगा। रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम, but this radioactive strontium is non-essential element. It is not required for normal growth and development of the plant. हम लोग भी तो ऐसा करते हैं ना, हम लोगों को नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो फूड चाहिए वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीजों से बना हुआ फूड चाहिए होता है। लेकिन इस फूड, ये एसेंशियल फूड हो गया, इस एसेंशियल फूड के अलावा हम कुछ और एडिशनल चीजें भी कंज्यूम करते हैं, वो हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है। किसी को आदत होती है चाय पीने की, किसी को आदत होती है कुछ और पान खाने की आदत होती है, किसी को माउथ फ्रेशनर खाने की आदत होती है, तो ये एडिशनल नॉन इसेंशियल फूड हमारी बॉडी में जा रहा है। प्लांट भी इसी तरह से, रूट जब किसी भी एलिमेंट को एब्जॉर्व करेगी इसेंशियल को, तो नॉन इसेंशियल भी एब्जॉर्व हो जाता है नॉन इंटेंशनली। ओके, फिर साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि भाई कौन से एलिमेंट प्लांट के लिए इसेंशियल हैं और कौन से एलिमेंट प्लांट की ग्रोथ के लिए नॉन इसेंशियल है, इनके क्राइटेरियाज बनाए जाएं। क्या बनाए जाएं? क्राइटेरिया। दो क्राइटेरिया बनाए गए जिसे हम टाइटल देंगे क्राइटेरिया फॉर एसेंशियल एलिमेंट्स। क्राइटेरिया मीन्स सिंपली रूल। हम लोग भी किसी भी पर्टिकुलर चीज के कंपटीशन को रोकने के लिए रूल्स बनाते हैं। एग्जाम्पल, नीट नाम का एग्जाम रखा गया। क्यों रखा गया भाई? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हो रहा था। हर स्टूडेंट ये चाह रहा है कि मुझे एमबीबीएस बनना है, गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना है। तो एक फिल्टर लगा दिया गया कि भाई ठीक है, जिसमें एबिलिटी है वो नीट एग्जाम को क्रैक कीजिए और गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन लीजिए, अपनी सीट फिक्स कीजिए। तो इसमें फिर क्राइटेरिया कैसा बनाया गया कि 10th के बाद जो स्टूडेंट पास होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट आर्ट में गए, कुछ कॉमर्स में गए, कुछ साइंस में गए। डॉक्टर बनने के लिए आर्ट्स के स्टूडेंट चाहिए, कॉमर्स का चाहिए, साइंस का चाहिए। तो क्राइटेरिया बनाया गया कि भाई जो स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से रहेगा वही मेडिकल कोर्स कर सकता है, वही डॉक्टर बन सकता है। आर्ट्स और कॉमर्स के लिए कोई जगह मेडिकल फील्ड में नहीं रखी गई। ठीक है, उसके बाद ये एक क्राइटेरिया हो गया कि ओनली साइंस स्टूडेंट कैन परफॉर्म इन द नीट एग्जामिनेशन। सेकंड क्राइटेरिया कि आपके पास 11th 12th में पीसीबी ग्रुप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी स्टूडेंट का बायोलॉजी नहीं है बल्कि मैथ्स है, पीसीएम ग्रुप है, बायोलॉजी है ही नहीं, क्या वो नीट का फॉर्म भर सकता है? क्या वो नीट का एग्जाम दे सकता है? जी नहीं, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि वो क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में बोर्ड का रिजल्ट आता है स्टैंडर्ड 12 का, तो पीसीबी ग्रुप में 150 मार्क्स आपको मिलना जरूरी है ताकि आपको मेडिकल कॉलेजेस में आसानी से एडमिशन मिल सके। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ 100 मार्क है पीसीबी बोर्ड एग्जाम में, वो क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हुआ। इसी तरह साइंटिस्ट लोगों ने प्लांट के इसेंशियल एलिमेंट के लिए क्राइटेरिया बनाया। वो 3 क्राइटेरिया हैं। अगर किसी भी एक क्राइटेरिया में एलिमेंट फुलफिल करता है तो उस एलिमेंट को इसेंशियल एलिमेंट का दर्जा दिया जाएगा, और अगर एलिमेंट तीनों में से एक भी क्राइटेरिया में नहीं फुलफिल होता है तो उसे नॉन इसेंशियल एलिमेंट करार दे देंगे। समझ रहे आप? बहुत सिंपल है। चलिए आगे। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया इज एलिमेंट शुड बी नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड reproduction
ग्रोथ के बाद एकदम से वर्ड हमारी जबान पर आता है डेवलपमेंट, लेकिन यहां पे देखिए एक एक वर्ड ध्यान से देखिए, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो एलिमेंट प्लांट के नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी रहेगा, प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए कंपलसरी रहेगा, उसे इसेंशियल एलिमेंट का दर्जा मिलेगा। अदरवाइज एलिमेंट का को इसेंशियल नहीं कह सकते। तो एग्जाम्पल, बोरॉन इज इसेंशियल फॉर पोलन जर्मिनेशन। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होता है, कंपैटिबल पोलन ग्रेन को जर्मिनेट होने के लिए बोरॉन नेसेसरी है। सो दिस बोरॉन आर नेसेसरी फॉर पोलन जर्मिनेशन। मतलब देखिए कि बोरॉन ने रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया। पोलन जर्मिनेशन इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत सारे एलिमेंट नेसेसरी हैं, तो ये एलिमेंट इतने नेसेसरी होना चाहिए कि प्लांट लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता विदाउट एलिमेंट। मीन्स इन एब्सेंस ऑफ दिस एलिमेंट, इन absence of that particular element, plant could not complete life cycle. Plant could not complete its life cycle, or plant could not set द सीड। यानी वो एलिमेंट प्लांट के लिए इतना ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि अगर वो एलिमेंट ना हो तो प्लांट ना ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर पाएगा और ना ही अपने सीड फॉर्म कर पाएगा। इतना जरूरी वो एलिमेंट होना चाहिए, तब उसे का इसेंशियल एलिमेंट का दर्जा मिलेगा। सेकंड क्राइटेरिया, एलिमेंट शुड नॉट बी रिप्लेसिएबल। नॉट बी रिप्लेसिएबल यानी वो एलिमेंट जिसको इसेंशियल का दर्जा देने जा रहे हैं आप लोग, वो इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि उस एलिमेंट का रोल किसी दूसरे एलिमेंट ने नहीं परफॉर्म करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जो साइटोक्रोम होते हैं आयरन से बने हुए होते हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन, आयरन निकाल लीजिए, कैल्शियम रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन नहीं होगी, क्योंकि आयरन ऑसिलेट होता है फेरिक और फेरस स्टेट में, कैल्शियम वो रोल प्ले कर ही नहीं सकता। तो आयरन इज नॉट रिप्लेसेबल बाय नॉट ओनली कैल्शियम, बाय एनी अदर एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट आयरन को रिप्लेस करके वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता है, आयरन का काम आयरन ही करेगा। तो दैट एलिमेंट इज कॉल्ड एज इसेंशियल एलिमेंट विच इज नॉट बी रिप्लेसेबल बाय एनी अदर एलिमेंट्स। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट एंड लास्ट क्राइटेरिया इज, क्योंकि तीन ही क्राइटेरिया इसमें, एलिमेंट शुड बी डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म। एलिमेंट ने डायरेक्टली कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक प्रोसेस, ये जो भी रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होती हैं, ऑर्गेनेल्स में जो रिएक्शंस होती हैं, इन मेटाबॉलिक रिएक्शन में एलिमेंट ने डायरेक्टली अपना पार्टिसिपेट करना चाहिए। सो दीज आर द थ्री क्राइटेरियाज फॉर इसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट। तो मैं आपको पहले बता दिया हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया एलिमेंट आर क्लासिफाइड इनटू two major categories. So these elements are essential element, essential elements on the basis of three criteria are classified into two categories. The first category is macronutrients. न्यूट्रिएंट्स मतलब इनऑर्गेनिक एलिमेंट, इसका मतलब होगा। एंड सेकंड कैटेगरी इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रेस एलिमेंट। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, ये एग्जाम में पूछता कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
also called as trace element. तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में और कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं. द एलिमेंट विच आर एब्जॉर्व बाय द प्लांट रिलेटिवली इन मोर क्वांटिटी, ऐसे एलिमेंट जिनको प्लांट ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्व करता है उसे कहते हैं मैक्रो. एग्जाम्पल, आप खाना खाने के लिए बैठे, रोटी और ग्रेवी से आप खा रहे हैं और आपके पास में अचार भी है, तो आप ज्यादा क्वांटिटी में क्या खाएंगे, रोटी या अचार? तो ऑफ कोर्स हम रोटी ज्यादा खाएंगे और अचार एकदम मामूली खाएंगे. अचार हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट और इस एग्जांपल में आपका रोटी कौन हो गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट. तो मैक्रो न्यूट्रिएंट इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट. ये यूनिट ध्यान में रखना है कि प्लांट अगर किसी भी एलिमेंट को 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस एलिमेंट को मैक्रो एलिमेंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाएगा. माइक्रो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द प्लांट लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट. ओके, तो 10 मिलीमोल पर केजी ये बाउंड्री है. अगर कोई एलिमेंट 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा एब्जॉर्ब होता है तो मैक्रो, 10 मिलीमोल पर केजी से कम कॉन्सेंट्रेशन में एब्जॉर्ब होता है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट. मैक्रो न्यूट्रिएंट आर ऑफ 9 टाइप्स and micronutrients are of 8 types because there are how many essential element, 17 essential element. 17 में से 9 मैक्रो होते हैं और 17 में से 8 कौन होते हैं, माइक्रो एलिमेंट या ट्रेस एलिमेंट. मैक्रो एलिमेंट्स के नाम यहां पर लिखते हैं, देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. पहले ये 4 याद कर लेना आपको, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि ये चारों सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट में पाए जाते हैं. देन फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. तो ऊपर 4 एलिमेंट है और इस लाइन में 3 और 2 5, 5 and 4 9 एलिमेंट्स. ओके, इनको एक लाइन में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन याद करने का तरीका यह होता है कि अगर बहुत लंबी लाइन है तो उसको 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, अब इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को प्लांट किस तरह एब्जॉर्ब करता है ये हम देखेंगे. पहले मैं आपको बता दूं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं. मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, सिलिकॉन है शायद इसमें, आप और एक मर्तबा देख लीजिएगा. देन मॉलिब्डेनम, 1 2 3 4 5 6 और 2 एलिमेंट इसमें रहेंगे. सोडियम तो नहीं है शायद इसमें, तो आप एक बार बुक में देख लीजिए कि वो 2 एलिमेंट और कौन से हैं. मैक्रो की कैटेगरी में आइए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. These 3 elements are absorbed by the plant either in the form of carbon dioxide or in the form of water. But rest of the element are absorbed from the soil in the form of charged ion. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को प्लांट चार्ज्ड फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करता है. कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द रूट. ओके, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में मिल गए. बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्लांट इन सब एलिमेंट को नाइट्रोजन से लेकर कैल्शियम तक चार्ज्ड फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करेगा. ओके, रिमेनिंग पोर्शन विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. थैंक यू.